क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है और इसमें फ्रिक्वेंटली यूज्ड जो टर्म्स होती हैं उनका मीनिंग क्या होता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है। क्रिस्टलोग्राफी, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। ठीक है, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। देखो मैं आपको बताऊं भाई, क्योंकि अब आपने देखा हुआ है, आपने इससे पहले टॉपिक में आपने क्या पढ़ा था कि दो तरह के हमारे पास क्या होते हैं सॉलिड्स। कौन कौन से? अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन। अब जो मोर्फस उनके अंदर तो पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज्ड हो भाई, उसमें तो पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज्ड होते ही नहीं, तो वहां पर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट पता करने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन क्रिस्टलाइन में क्या होते हैं पार्टिकल्स? रेगुलरली क्या होते हैं? अरेंज्ड, इजंट इट? तो अब आपकी जो स्टडी होगी ना, तो मैं आपको बताऊं भाई, जो सॉलिड स्टेट होती है वो मोस्टली किससे कंप्राइज होती है? सॉलिड स्टेट की ज्यादातर स्टडी किसके बारे में होती है? 90% कहाँ होती है? क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स के ऊपर भाई, बल्कि 95% इसके ऊपर होती है क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स के ऊपर, और 5% कहाँ पर होती है? अमोर्फस कंपाउंड्स के ऊपर। तो मेनली हमने क्या पढ़ना होता है? क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स की स्टडी करनी होती है। तो मैं आपको बताऊं, क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स की जो स्टडी होती है वो मैंने आपको बताया था भाई, उसको हम कैसे मालूम करते हैं? बोलो एक्सआरडी से। लेकिन एक्सआरडी से पहले आपको भाई कुछ एक बातें पढ़नी पड़ती हैं रिगार्डिंग क्रिस्टल्स। उसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टलोग्राफी। क्या बोलते हैं उसको भाई? नहीं, मैं तो आपको पहले पढ़े भाई। देखो क्रिस्टल स्ट्रक्चर मालूम करना, वो पूरा कैसे मालूम करते हैं वो सारी, वो क्या होता है आपकी? बोलो भाई, डिफ्रैक्शन थ्योरी। क्या होता है आपकी वो? लेकिन पहले आपको मतलब मैं आपको बताऊं भाई, अब क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स की स्टडी मैं दो पार्ट्स में बांटता हूं। एक तो क्या होगी? क्रिस्टलोग्राफी। मतलब आपने पहले पता होना चाहिए कि जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके बारे में, उनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, वो कितने टाइप के होते हैं, उनमें कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट, सिमेट्री ऑपरेशन होते हैं, और उनको स्टडी करने में हम इस्तेमाल किस चीज़ का करते हैं भाई, वो क्या होता है आपका? डिफ्रैक्शन थ्योरी। बात आपको पहले पड़ गई। तो अब हमने इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या बताओ भाई? पहले हम क्या पढ़ाएंगे आपको? क्रिस्टलोग्राफी, यानी क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री। क्या भाई? क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री। समझ के बात है? ये तो हमारी क्या हो जाएगी? क्रिस्टलोग्राफी। और इनको स्टडी, इनको डेराइव कैसे करते हैं इन चीज़ों को भाई, ये इन्फॉर्मेशन हम डेराइव कैसे करते हैं, किस एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, उस एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उस एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के पीछे थ्योरी क्या काम करती है, वो सब क्या होता है आपका? डिफ्रैक्शन थ्योरी। समझ के बात भाई? अरे बोलो, एक्सल डिफ्रैक्शन। समझे बात? देखो जो क्रिस्टल्स हैं, क्योंकि अब आपने भाई स्टडी आपने कितनी करनी है? क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स की। तो क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स की स्टडी करने से पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए भाई? क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स की स्टडी दो भाग में बढ़ती है, क्रिस्टलोग्राफी एंड एक्सल डिफ्रैक्शन थ्योरी एंड एक्सल डिफ्रैक्शन मेनली। तो पहले तो हम क्या पढ़ लेंगे, बल्कि जनरली बोलो भाई, क्योंकि न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन भी काम आता है भाई, तो आप सिंपली क्या बोल दो? डिफ्रैक्शन थ्योरी। क्या समझ गए बात? तो पहले आपने क्या पढ़ना पड़ेगा? क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है? तो पहले हम आपको क्या पढ़ाएंगे भाई? क्रिस्टलोग्राफी इस चैप्टर में। ठीक है, उसके टॉपिक्स आएंगे, और बाद में आपको हम क्या पढ़ाएंगे? डिफ्रैक्शन थ्योरी। समझ गए बात? उसमें आपको जो ब्रैग लॉ वगैरह होता है। ओके, मतलब क्रिस्टलोग्राफी तो क्या होगी कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं पार्टिकल, किसी क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज, ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर कैसी होती है। समझ के बाद ये तो क्या होती है आपकी? इनकी स्टडी क्या होती है? क्रिस्टलोग्राफी। और इस स्टडी को, इन चीज़ों को सीखने के लिए जो आप एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इस्तेमाल करते हो, उस एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का थ्योरी, कि भाई
क्योंकि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के पीछे भी तो क्या क्या काम करते भाई, कुछ थ्योरी होती है, मैं समझे बात भाई। वो सब क्या कहलाता आपका, डिफ्रैक्शन थ्योरी। समझ गए बात। तो पहले में आपको वही हम बताओ क्या पढ़ाएंगे, क्रिस्टलोग्राफी। बाद में आपको बताओ क्या पढ़ाया जाएगा, मतलब जब क्या शुरू हो जाए, जब आपको नजर आए ना भाई, जब मैं बात करने लग जाऊं डिफ्रैक्शन की, किसकी, ये मानो क्या शुरू हो चुका है, डिफ्रैक्शन थ्योरी शुरू हो चुकी है। उससे पहले बताओ सारा क्या चलता रहेगा, क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, तो भाई पहले हम बात करते हैं, और मैं आपको बताऊं भाई, इनको जनरली कलेक्टिवली बोल देते हैं, इनको जरूर सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई क्योंकि ये भी तो अरे भाई क्रिस्टलोग्राफी की एक ब्रॉड डेफिनेशन ही भी होती है, क्योंकि इसमें आपने क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज, ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर आपने स्टडी करनी होती है। अब वो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री और प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए जो भाई एक्सपेरिमेंटल टेक्निक आप इस्तेमाल करते हो, वो भी तो इसी का क्या हो, एक तरह से ऐसा ही होगा ना भाई, ये स्टडी करने की जो, तो उसको भी हम किस में इंक्लूड कर लेते कई बारी, क्रिस्टलोग्राफी के अंदर। लेकिन इसको जनरली आप इनको सेपरेट मान के चलिए, ठीक है, अरे सिंपल स्टडी के लिए, समझने के लिए। नहीं तो डिफ्रैक्शन भी और डिफ्रैक्शन से कैसे फिर हम क्या मालूम करते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वो सब किस में आ जाएगा हमारा, क्रिस्टलोग्राफी के अंदर ब्रॉड डेफिनेशन में। समझ गई बात। नैरो डेफिनेशन में नहीं आना आपको, ये आ गया, ठीक है, चलो भाई। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टलोग्राफी डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। तो बताओ भाई पहले क्या पढ़ेंगे, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शन में डिवाइड किया। पहला क्या होगा आपका, डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, दूसरा क्या होगा आपका, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन क्रिस्टलोग्राफी। तो पहले तो क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। बोलो भाई, तो हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलोग्राफी may simply be defined as the experimental science of determining the arrangement of atom in, बोलो भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्या है इसकी भाई ब्रॉड डेफिनेशन, क्या कि जो एक्सपेरिमेंटल साइंस होती है, समझे बात, बल्कि आपको साइंस बोलो, बल्कि क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पार्ट सारा आ जाएगा। बोलो भाई, क्रिस्टलोग्राफी में सिंपली डिफाइंड एज द साइंस ऑफ स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। बात आपको पहले पड़ेगी भाई, ऑफ डिफरेंट सिंगल क्रिस्टल्स, क्या होती है क्रिस्टलोग्राफी। और इसकी भाई नैरो डेफिनेशन बोल लूँ, तुम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलोग्राफी इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट क्रिस्टल्स। नहीं है आपको, अरे बोलो भाई, तो बताओ। और मैं आपको बताऊं जो ये टर्म होती है क्रिस्टलोग्राफी, ये पता कहाँ से आई है, कोल्ड ड्रॉप और फ्रोजन ड्रॉप। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले इसमें जो इंटरेस्ट था ना भाई साइंटिफिक कम्युनिटी को, पता कब आया था, बताओ। उन्होंने नहीं, ये जो बर्फ होती, जो बर्फ गिरती है वो हेक्सागोनल होती है, क्या जो बर्फ गिरती है वो क्या होती है हमारे पास, उसमें हेक्सागोनल सिमेट्री होती है, समझे बात। तो उसको समझने के लिए तो उसको क्या बोले, कोल्ड ड्रॉप, क्या बोले उसको भाई, है ना, कोल्ड ड्रॉप, यानी एक तरह से भाई, अरे फ्रीज, अरे फ्रोजन, ये एक तरह से फ्रोजन सिस्टम नहीं होगा हमारे पास भाई, कोल्ड ड्रॉप, इजंट इट। क्रिस्टलोग्राफी का मतलब क्या होगा, फ्रोजन ड्रॉप, इजंट इट। और ग्राफी का मतलब क्या होता है, बोलो भाई, बताओ। ये और ग्राफी किससे है भाई, बताओ, ग्रेफिन से, ठीक है, इसको भाई हाँ ग्रेफिन, इसे हम क्या बोले, इसका मतलब क्या होता है, राइट। अरे ग्राफी का मतलब क्या होता है, ग्राफी का मतलब क्या होता है, लिखना, ठीक है। मतलब बात ये है कि आपने ये पढ़ना है कि भाई जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी स्टडी करनी है आपके पास, ठीक है, ओके। अरे भाई इसका मीनिंग आपको भाई ग्राफिक लिखना, इसका मतलब क्या हो भाई, अरे भाई आप इसको मान सकते हो कि भाई आप कहते नेचर कैसे, आप इसको ऐसे मानो भाई कि नेचर कैसे, जो बर्फ गिरती है, बर्फ के जो क्या होते हैं पार्टिकल्स, वो क्या होते हैं हेक्सागोनल सिमेट्री वाले, क्या होते हैं उसमें, क्या होते हैं उसमें 6 कॉर्नर होते हैं। तो नेचर ये चीज कैसे लिखती है, नेचर उनको कैसे छापती है, किनको, अरे जो बर्फ के क्या होते हैं, कण होते हैं भाई, समझ गए बात। तो ये आपने पता करना है। आपको भी काम करियो, आप ये लिखिए आइस, वो सॉरी, अरे स्नो, आइस नहीं, अब स्नो, ठीक है, स्नो सिमेट्री। आप भी गूगल में सर्च करियो,
आपको अपने आप आपको वही दिख जाएगा, वहाँ पर आपको नहीं है। स्नो के अंदर जो स्नो के पार्टिकल्स में आपको वही खास तरह के पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे, समझे बात। तो नेचर वही, ये जो स्नो पार्टिकल होते हैं जो भाई उनमें कैसे ये सिमेट्री लिख देती है, उसकी स्टडी क्या होती है। शुरुआत में इसको यही बोलते थे। आ गया ना आपको ये, और आ गया ना सर स्नो सिमेट्री। ओके अब बताओ भाई, अच्छा बताओ भाई इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी होती हैं किसमें? हाँ ये तो मैं कह रहा था भाई, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन क्रिस्टलोग्राफी। अब भाई क्रिस्टलोग्राफी के अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स, भाई देखो आप यहाँ पर नहीं है, क्रिस्टलोग्राफी पढ़ते हुए आप कई सारे टर्म्स बड़ा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करोगे। इनमें से कई टर्म्स का, साइलेंस भाई, इनमें से कई टर्म्स का बेसिक मैं आपको डेफिनेशन अभी पढ़ाऊंगा और एडवांस डेफिनेशन आपको आगे मालूम पड़ेगी, ठीक है बात। तो बताओ भाई, बताओ क्या होता है। एक होता है फेस, क्या होता है फेस, क्या होता है क्रिस्टलोग्राफी में फेस क्या होता है। देखो भाई किसी क्रिस्टल का, जो मान लिया हमारे पास क्या आएगी क्रिस्टल, अरे भाई आपको पता होगा ना नमक का क्रिस्टल कैसा होता है। अगर आप नमक का क्रिस्टल ग्रो करते हो, बताओ कैसा आएगा वो, या तो क्यूब या क्या आएगा हेक्सागोनल, सॉरी ऑक्टाहेड्रल। नमक का अगर आपके पास क्या हो कोई बहुत बड़ा सिंगल क्रिस्टल, अगर आपने NaCl का आपने क्या ग्रो कर लिया एक सिंगल क्रिस्टल, तो या तो ऐसा नजर आएगा या ऐसा नजर आएगा। आपको ऐसा कैसे हो गया भाई, अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर आएगा। अगर आप क्या बोलते हैं उसको एक्वा सॉल्यूशन से, अरे जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको हासिल करने के तरीके होते हैं, चलो आपको थोड़ा वही बताता हूँ कि हम इन क्रिस्टल्स को हासिल कैसे करते हैं। भाई क्रिस्टल्स को हासिल करने के मेन दो रूट होते हैं, मेन एक होता है उनके एक्वा सॉल्यूशन से और एक उनके मेल्ट से। किससे? मेल्ट से। मेल्ट से कैसे भाई, आप एक काम करो, आप NaCl लो, समझे बात। मान लिया आपका भाई, मान लिया आपके पास पिघला हुआ नमक है, मोल्टन क्या है NaCl, आपका क्या भाई मोल्टन NaCl। आपने क्या हासिल करना है इसके सिंगल क्रिस्टल्स, तो आप क्या करो इस मोल्टन NaCl को बहुत ही कम रफ्तार से ठंडा होने दो, बहुत ही कम रफ्तार से। उसकी भाई क्या बोलते हैं बाकायदा इसकी फर्नेस आती है जिनमें आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो, समझे बात। तो क्रिस्टल्स भी कैसे ग्रो करते हैं, आपने वो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड फर्नेस होगी, वो हर एक पर्टिकुलर समय के बाद नहीं है, उसमें टेम्परेचर को बहुत स्लोली कम करती आएगी। इतना स्लोली हमको मालूम, अरे बोलो भाई इतना स्लोली, मतलब आप उसमें सेट कर सकते हो भाई कि 5 मिनट में 1 डिग्री कम होना चाहिए टेम्परेचर, क्या तो क्या होगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी कि भाई वहाँ पर फिर टेम्परेचर बताओ क्या होगा, 5 मिनट में होगा 1 डिग्री घट जाएगा हर 5 मिनट में, नहीं समझे बात। तो आप सोचो भाई, क्योंकि आप सोचो भाई इनकी ज़रूरत क्यों होती है, हम सिंपली जो मेल्ट उसको रख दें भाई, क्योंकि तब हमारा कंट्रोल नहीं है कि वो किस रफ्तार से ठंडा होता है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। और जिस रफ्तार, अरे भैया आपने कोई मेल्ट है आपने सर्दियों में रख दिया तो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और जरूर इसमें क्या बन पाए, क्रिस्टल बन पाए, क्यों आपने बहुत जल्दी रख दिया भाई, तो क्या होगा क्योंकि पार्टिकल्स को अपनी जगह पे, क्योंकि भाई पार्टिकल्स आपको ऐसा होता क्यों है, पार्टिकल्स एक खास जगह पे जाके अटैच होते हैं ताकि सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाए, कम से कम हो जाए, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो अगर बहुत ठंडा होगा तो पार्टिकल्स को समय नहीं मिला कि जहां पर जाकर उन्हें बैठना था वो बैठ पाए वहां पर, तो क्या रह जाएगा आपके पास जनरली अमोर्फस, क्या बन जाएगा पास वो अमोर्फस, नहीं समझे बात। तो भाई हमको तो ऐसे आप उसको सिंपली ठंडा ऐसे, हालांकि ये भी हो सकता है कई बार भाई तुक्का लग जाए, आपने कोई मेल्ट है रख दिया, क्या पता ऐसे ही क्या बन जाए वो, उसमें क्या बन जाए सिंगल क्रिस्टल्स, क्या पता भाई उसके नॉर्मली जो कूल होने की रेट है वो वही हो जो रिक्वायर्ड है, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता भाई, आपको बहुत स्लोली से कूल करना पड़ता है, तो इसके लिए स्पेशल फर्नेस इस्तेमाल की जाती है, ठीक है बात। तो आप उसे भाई ठंडा करते जाओगे, पार्टिकल्स एक दूसरे के अराउंड ऐसे भाई, मतलब सारे एटम नहीं जो उसके अंदर वो जा जाके ऐसी जगह पे भाई अटैच हो जाएंगे कि सिस्टम क्या हो जाएगा मोस्ट स्टेबल, और क्या मिल जाएंगे आपको सिंगल क्रिस्टल्स, ठीक है। लास्ट में दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा होता है कि आप NaCl को किस में डिजोल्व कर लो,
बोलो भाई, पानी के अंदर। आप NaCl को कहाँ डिजोल्व करो भाई? पानी के अंदर डिजोल्व कर लो। ओके, अरे बोलो भाई, आपने NaCl का जो सिस्टम है, आपने बहुत सारा नमक पानी में डिजोल्व कर दिया, खूब सारा नमक आपने डिजोल्व कर दिया। अब उसे गर्म ना करना उसको। अब क्या करो उसको भाई? उसको ऐसे रख दो पानी को उड़ने के लिए, पानी को भाई इवेपोरेट होने के लिए उसको ऐसे रख दो। तो क्या होगा? तो भाई 1 महीने में, 2 महीने में, 10 दिन 20 दिन क्या होता भाई? पानी उसमें से उड़ जाएगा ना स्लोली। तो जब वो पानी सारा उसमें से क्या हो जाए? इवेपोरेट। तो वहां पर आपको भाई नमक के बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलेंगे। होता ना, वो भी क्या होते हैं नमक के सिंगल क्रिस्टल्स। अरे भाई, लेकिन आपको भाई वो क्रिस्टल्स तो क्या होते हैं? बहुत छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, इजंट इट? अरे बोलो भाई, क्या समुद्र से नमक ऐसे ऐसे ही भाई नहीं बनाते क्या? जो समुद्र का पानी होता है उसे क्या करते हैं? उसमें ऑलरेडी का नमक होता है, उसको भाई उड़ने देते हैं। तो पीछे में क्या मिलते हैं? बहुत सारे नमक के छोटे छोटे क्रिस्टल्स, जो बिल्कुल क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट। क्या होते हैं? अगर इम्प्योरिटी ना हो तो क्या होंगे? वो ट्रांसपेरेंट होंगे। आप कहोगे ये नमक होता है, ये तो ट्रांसपेरेंट ना नजर आता हमको, है ना? अरे भाई, इसको पीस देते हैं, क्या होता है इसको? नमक का एक क्रिस्टल क्या होता है? नमक का एक सिंगल क्रिस्टल क्या होता है? बिल्कुल भाई ट्रांसपेरेंट, जैसे ग्लास होता है, ग्लास, जैसे ग्लास के आप बिल्कुल आर पार देख पाते हो, वो इतना क्लियर होता है। अगर ये जो खिड़कियां है ना, ये जो क्या बोलते हैं यहाँ पर, अगर नमक की प्लेट हो तो ये बिल्कुल इतनी क्या होंगी नजर? इतनी क्या आपको भाई प्लेन नजर आएंगे अगर ये सिंगल क्रिस्टल से बन रही होती तो। हाँ, ये बात अलग है, इन्हें पानी मार दिया ना तो वो थोड़े दिन बाद क्या होगी? बारिश में क्या होगी? सारी खिड़कियां डिजोल्व हो जाएंगी। पता आपको पहले पड़ेगी। तो आप कहोगे फिर भाई, फिर हमें जो नमक मिलता है ये तो भाई क्या होता है? सफेद होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। अरे भाई, ये भी ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन इसको पीस देते हैं। क्या? वो सिंगल क्रिस्टल थोड़े क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो इनमें क्या करते हैं? पीस देंगे तो ज्यादा क्या हो जाएंगे? टुकड़े। नहीं समझे बात? तो ज्यादा अगर क्या हो गए? टुकड़े हो गए भाई, तो वो अब ट्रांसमिट होने की वजह क्या होंगे? लाइट को रिफ्लेक्ट ज्यादा करने लग जाएंगे। क्या? रिफ्लेक्ट। क्योंकि जो लाइट होती है ट्रांसपेरेंट कोई चीज कब नजर आती है? जो लाइट गिरे पार निकल जाए तो क्या होगा? ट्रांसपेरेंट नजर आएगी। रिफ्लेक्ट हो गया जो सारी की सारी, अगर सारी ट्रांसमिट होगी तो क्या होगी? अरे भाई, सारी लाइट टकरा के पार निकल गई तो यहां पर हमें क्या नजर आएगा? ये ट्रांसपेरेंट। समझो, सारी लाइट इसमें एब्जॉर्ब होगी तो क्या नजर आएगा? ब्लैक। बोलो भाई, और सारी लाइट क्या हो जाए बताओ भाई? रिफ्लेक्ट हो जाए तो बताओ क्या हो हमारे पास? व्हाइट नजर आएगा ना? नहीं समझे बात? तो एक बड़ा क्रिस्टल होता हमारे पास क्या? एक बड़ा क्रिस्टल नमक का मान लो। अरे बोलो भाई, मान ले मेरे पास नमक का एक बड़ा क्यूबिकल क्रिस्टल है। ये बताओ क्या होता है? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है बात? उस पर लाइट गिरती है तो क्या होगी? पार निकल जाएगी। बहुत थोड़ी लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट। समझ गए बात? लेकिन अगर मैंने इसको पीस दिया, भाई, तो मेरे पास क्या हो गया? बहुत सारे क्या हो गए? टुकड़े हो गए ना इसके भाई। अब एक टुकड़े में से लाइट थोड़ी सी क्या गई? थोड़ी रिफ्लेक्ट हुई, और बाकी क्या होगी? आगे निकल गई। लेकिन जो आगे निकली उसके सामने एक और टुकड़ा आ गया। अरे बोलो भाई, अब वो भी क्या करेगा? उसको रिफ्लेक्ट। तो हर स्टेप के साथ जब उसमें से पार जाएगी, अरे भाई बहुत सारे क्या होगा हमारे पास? नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अरे भाई, हमारे पास क्या बहुत सारे क्रिस्टल्स की लेयर क्या? बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स मेरे पास क्या? बहुत सारी लेयर्स हैं। तो एक में से मान लिया ट्रांसमिट कितनी होगी? 90%। ट्रांसमिट भी कितनी होगी? और रिफ्लेक्ट क्या होगी? 10%। अब अगले तो क्या है 9% भाई, वो किसके ऊपर जाएगी? जो अगले पार्टिकल्स हैं वो उसका भी क्या करेंगे फिर भाई? 10%। तो लास्ट तक आते भाई, तो लास्ट लेयर तक पहुंचते सारी क्या होने लग रही है? रिफ्लेक्ट। इसलिए भाई उसके अपीयरेंस कैसे हो जाती है? वाइट। नहीं पता आपको पहले पड़ी गया? तो ट्रांसपेरेंट चीज वाइट ही होती है, क्योंकि मोस्टली क्या कर रही है वो अरे भाई वो एब्जॉर्ब तो कर नहीं रही। ट्रांसमीटर ना हो तो लाइट क्या होगी? सिंपली रिफ्लेक्ट। एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती नहीं। तो हम पीस के ट्रांसमिटेड लाइट क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, और रिफ्लेक्टेड क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। इसलिए उसके अपीयरेंस क्या होती है? वाइट। ये तो शीशा है, जो ग्लास है भाई इस विंडो का,
आप इसे पीस दो, ये भी क्या हो जाएगा, वाइट। नहीं होता क्या? शीशा अगर का आपने कोई शीशा भाई चकनाचूर हो रखा हो भाई, तो वो कैसा नजर आता है ना? शीशा बोलते भाई शायरी में काफ़ी इसका इस्तेमाल होता ना, अरे पोएट्री में शीशे का काफ़ी इस्तेमाल होता ना, ऐसा ना? वो तो क्या था, वो धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा, है ना वो? ओके, आ गई नहीं आपको ये? उसके अंदर ऐसे पहली बात, उसके अंदर इम्प्योरिटी होती है, वो जो सॉल्ट होता है ना, वो प्योर NaCl नहीं होता, उसके अंदर और क्या होते हैं, मिनरल्स, जो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब। बात आपको पहले पड़ी, इसलिए क्या था वो हमको भाई वो ब्लैक सॉल्ट नजर आता है। बेटा सिंधा नमक नहीं बेटा मुझे पता है, एक धोला नमक आता है सफ़ेद, मुझे नहीं पता, एक भाई ब्लैक नमक पता मुझे, तो रियलिटी हुई, ठीक है। एक तो भाई जो काला नमक होता है उसको तो भाई नींबू पानी में डालते थे, ठीक है, और वो ना होता ये डाल दिया करते, सिंपल नमक वाला है, ठीक है। तो सिंपल बात ये है, जो सॉल्ट होते हैं ना, अच्छा ज़रूर नहीं, जो क्रिस्टल्स होते हैं, मैंने क्या बोला कि ये क्रिस्टल क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, जरूरी नहीं कि सारे क्रिस्टल्स क्या हो ट्रांसपेरेंट। अगर किसी क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट के पास क्या है, ओपन शेल, क्या, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट है किसी क्रिस्टल में, उसके पास क्या है भाई, ओपन शेल। ओपन शेल मतलब क्या है, अनपेयर्ड। अगर उस क्रिस्टल के किसी कॉन्स्टिट्यूएंट के पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो लाइट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो कलरलेस। इसलिए सारे क्रिस्टल क्या नहीं होते कलरलेस। मैंने बोला नमक क्या होता है, क्योंकि नमक में Na भी क्या होता है, बोलो भाई, क्लोज, और Cl की क्या होती है, क्लोज शेल। बात आपको पहले पड़ रही है। बाकी हो सकते हैं भाई, बाकी कई कलर्ड भी होते हैं, और ये भी कलर्ड हो सकता है NaCl भी, अगर इसमें इंप्योरिटी हो, इसमें क्या हो भाई, इसमें डिफेक्ट हो, तो अगर आप आगे पढ़ोगे डिफेक्ट होगा तो क्या होगा, किसी जगह पे सोडियम ना बैठा, कौन बैठा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, ताकि इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड वहाँ पर भाई, तो उसके एक तरह से वो पार्टिकल इन बॉक्स नहीं हो गया, उसके अंदर लेवल्स के हो जाए क्रिएट, और वो एब्जॉर्ब कर जाएंगे। बात आपको पहले पड़ रही है? अरे बहुत अभी समझे बात, ओके। तो दूसरा क्या तरीका होता है भाई, कि आपने उसको, अरे भाई उसको सॉल्यूशन क्या करना, उसको एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन फेज से, समझ गए बात? तो आप इसको भाई हासिल कर सकते हो, इससे सिंगल क्रिस्टल आपने ग्रो कर लिया, तो क्या होगा बताओ भाई, तो जब नमक पानी आपने उड़ा दिया, तो वहाँ पर नमक के बहुत छोटे छोटे क्या मिलेंगे आपको, टुकड़े, उन्हें हम बताओ क्या बोलते हैं, वो क्या होते हैं, नमक के सिंगल क्रिस्टल, लेकिन वो क्या होते हैं, बहुत भाई छोटे होते हैं। अब आपको नमक का बड़ा क्रिस्टल आपने ग्रो करना है, तो आप एक काम कर सकते हो, उसको बोलते हैं सीडिंग। क्या बोलते हैं उसको भाई, सीडिंग। यानी आपने एक वेसल में नमक का सॉल्यूशन लिया, उड़ा दिया, क्या मिल गया हमको, बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स। अब उनमें से एक क्रिस्टल लो, अब क्या करो, उनमें से एक छोटा सा क्रिस्टल लो, और उस छोटे से क्रिस्टल को एक धागे से बांध के, किससे भाई, एक धागे से बांध के, ठीक है, बोलो भाई, एक धागे से उसको चिपका दियो, बिल्कुल महीन धागे से, और वो क्रिस्टल आपने भाई यहाँ अटैच कर दिया, ठीक है। और एक कार्डबोर्ड लिया, उस कार्डबोर्ड में ऊपर से एक सुराख कर दो, एक गत्ता लो, गत्ते में सुराख करो, और उसको ऊपर क्या करो भाई, इस धागे के ऊपर एक वो बांध दियो, लकड़ी, अरे एक स्टिक बांध दो, ठीक है बात। अब स्टिक क्या होगी, अब ये धागा आपने इस कार्डबोर्ड में से निकाल रखा है, तो स्टिक तो ऊपर सेट हो जाएगी, और धागा यहाँ पर आ गया ना भाई, और ये क्रिस्टल भाई, और इसको फिर आप नमक के सॉल्यूशन में डिप कर दो। अब बताओ क्या होगा भाई, अब ये जो आयन है इसमें NaCl आयन, पहले तो भाई अपना अलग से जुड़ती और नया क्रिस्टल बनाती, लेकिन उनको ऑलरेडी क्या मिल गया, एक सॉल्यूशन में सिंगल क्रिस्टल, तो वो इसके ऊपर चिपकने क्या होंगी, उनकी क्या होगी टेंडेंसी, तो वो इसी क्रिस्टल के ऊपर क्या करेंगे भाई, इसी को एक्सटेंड, इनके सॉल्यूशन से Na और Cl आयन इसी के ऊपर चिपकना शुरू कर देंगी रेगुलर पैटर्न में, और ये ब्लॉक क्या हो जाता भाई,
यही छोटा सिंगल क्रिस्टल क्या हो जाए भाई, बड़ा सिंगल क्रिस्टल। ये ऐसा हो सकता है बिल्कुल भाई। मतलब आपको पहले पड़ी। अब मैं आपको बताऊँ भाई, अब मुझे याद नहीं, मेरे ख्याल से अगर आप नमक का क्रिस्टल ग्रो करते हो ना सॉल्यूशन फेज से, तो क्या आता है ऑक्टाहेड्रल, और मेल्ट से मेरे ख्याल से आता है क्यूबिकल, या पता नहीं उल्टा भाई, मुझे याद नहीं अब देख लियो। मतलब आपको पहले पड़ी मेरे ख्याल से सॉल्यूशन फेज से क्या आएगा ऑक्टाहेड्रल। अगर आपने सॉल्यूशन फेज से आपने हासिल किया है ना नमक का क्रिस्टल भी, तो क्या आएगा, नहीं तो क्या आएगा हमारे पास क्यूबिकल। बात आपको पहले पड़ी। यानी नमक का क्रिस्टल ऐसा भी हो सकता है, और नमक का क्रिस्टल भाई ऐसा भी हो सकता है। इजंट इट? अरे बोलो। ठीक है, तो भाई तो आपको बताओ, अब हम बात क्या कर रहे थे, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन क्रिस्टलोग्राफी। तो मान लो ये नमक का क्या है, एक सिंगल क्रिस्टल। क्या नमक का है, सिंगल। हमने भाई मान लिया इतना बड़ा क्रिस्टल ग्रो कर लिया भाई नमक का, एक सिंगल क्या है भाई ये क्रिस्टल। तो मानो भाई वो तो पूरी टंकी में रखना पड़ेगा ना ये। अरे वो छोटा जो शेडिंग होती है वो कहाँ करनी पड़ेगी, एक पूरी NaCl के सॉल्यूशन की टंकी में। फिर बोलो भी तो आएगा हमारे पास इतना बड़ा क्रिस्टल भाई। ठीक है, तो इसमें ये क्या होते हैं, फेस क्या होते हैं भाई। तो किसी सिंगल क्रिस्टल की प्लेन सरफेस को देखो, ध्यान रखो भाई, क्योंकि जब तक हमने, मैं आपको वही नहीं है, हम बात करेंगे, पहले हमको भी पता नहीं था साइंटिफिक यूनिट सेल को चीज़ होती है, तो हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। शुरुआत में जैसे भाई हमको इन्फॉर्मेशन हासिल हुई थी ना क्रिस्टल बारे में, हम उसी लेवल बात कर रहे हैं। बात आपको पहले पड़ी। तो बताओ ये क्या है, इन्हें क्या बोलते हैं, फेसेस। क्या बोलते हैं, तो प्लेन सरफेस ऑफ क्रिस्टल क्या है, फेस। यहाँ क्या बताओ हमारे पास भाई 6 फेस। इसमें बताओ कितने फेस हमारे पास, 8 फेस। कितने भाई, 6 फेस 8 फेस। ओके, और बताओ फिर क्या होता है हमारे पास, एजेस। फिर क्या होते हैं भाई, एज क्या होते हैं। तो भाई 2 फेसेस जहां जुड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, एज। तो यहाँ पर क्या है भाई, 1 2 3 4, 4 तो ये, 4 ये और 4 यहाँ पर, 4 तो 12 यहाँ पर क्या है, एजेस। तो भाई क्यूब के अंदर क्या होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 12 क्या होते हैं, एजेस। फिर बताओ क्या होता है हमारे पास, कॉर्नर। कॉर्नर बताओ क्या होते हैं, किसी भाई क्रिस्टलोग्राफी में कॉर्नर या एपेक्स टर्म का मीनिंग क्या होता है, बताओ भाई। जहां पर फेसेस, जिस कॉर्नर पे फेसेस मिलते हैं, क्या भाई, जिस कॉर्नर पे फेसेस मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एपेक्स। जिस पॉइंट पे फेसेस मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, एपेक्स या कॉर्नर। जैसे क्या बताओ भाई, जैसे नहीं आएगा आपको भाई, जैसे कि आप इसमें देखो, बताओ यहाँ पर ये क्या है, एपेक्स या कॉर्नर। यहाँ पर 3 फेस मिल रहे हैं, नहीं आएगा आपको। और बताओ क्या होता है, और कौन सी टर्म पढ़नी है हमने, फिर क्या भाई, फोरम। फिर क्या है, अब बताओ फोरम क्या होती है। फोरम होती है सेट ऑफ इक्विवेलेंट फेसेस। क्या भाई, इक्विवेलेंट फेसेस के सेट को हम क्या बोलते हैं, कि एक फॉर्म है। ठीक है, तो भाई इसमें मतलब कितनी फॉर्म है, इसमें एक फॉर्म है। कैसे भाई, भाई यहाँ पर 6 के 6 फेस के इक्विवेलेंट नहीं गया क्यूब के अंदर। तो क्यूब के अंदर कितने फेस होते हैं, 6, लेकिन 6 के 6 स्क्वायर फेस एग्जैक्टली सेम। तुम क्या बोल, इसकी एक फॉर्म भाई, ये 6 फेसेस क्या है, एक सिंगल फॉर्म। लेकिन अगर मेरे पास क्यूबॉइड हो, अगर मेरे पास क्या होता भाई, क्यूबॉइड हो, उसमें बताओ क्या बताओ भाई, उसमें बताओ हमारे पास क्या होगा। अरे बोलो भाई, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी, बताओ भाई। मान लिया इसमें अरे भाई तो क्यूब सही बन गया, चलो नहीं बताओ आपको, मान लिया हमारे पास क्या भाई, अच्छा मानो भाई ये लेंथ ज्यादा है और ये क्या है, कम। समझ गए बात। अरे बोलो भाई, मान लिया मैं ये बोलूं भाई, बात आपको पहले पड़ गई भाई। मान लिया बताओ ये लेंथ अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, तो यहां बताओ हम क्या बोलेंगे कि ये फेस और ये फेस तो क्या आपस में इक्विवेलेंट। तो एक फॉर्म इनकी होगी, एक फॉर्म इनकी होगी, एक फॉर्म इनकी होगी। अरे भाई एक फॉर्म इनकी होगी, एक फॉर्म इनकी, एक फॉर्म इनकी होगी। नहीं बताओ आपको पहले पड़ी क्या, तो फॉर्म आपको समझ आ गया। एक फिर क्या होता है, जोन। फिर क्या होता बताओ भाई, जोन। जोन क्या होता है बताओ भाई, जोन होता है 2 फेसेस, 2 पैरेलल फेसेस, या तो जिस लाइन पे एक्चुअली मिलते हैं ना उसको तुम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं भाई।
दो फेसेस या तो किसी एज पे एक्चुअली, मतलब एज तो क्या होता है, एज तो एक्चुअल में क्या होता है, यूनिट सेल में होता है, सॉरी एज तो एक्चुअल में क्या होता है भाई, क्रिस्टल में होता है, नहीं समझो तो सिंपल है। अगर दो नॉन पैरेलल फेसेस, कोई भी दो नॉन पैरेलल फेसेस एक्सटेंड किए जाएंगे तो पक्का मिलेंगे भाई, वो क्यों नहीं मिलेंगे, कोई भी दो नॉन पैरेलल फेसेस एक्सटेंड किए जाएंगे तो पक्का आपस में मिलेंगे ना। फॉर एग्जांपल मान लिया कोई क्रिस्टल हमारे पास एक फेस ये है और एक फेस ये, बोलो भाई नहीं बता आपको पहले पड़ी, और मान लिया एक फेस यहाँ है, अब ये फेस और ये फेस आपस में मिल तो नहीं रहे ना भाई, कि मिल रहे हैं, लेकिन एक्सटेंड करने पर क्या होंगे, ये मिलेंगे इस लाइन पे, हालांकि ये लाइन क्रिस्टल में नहीं है, मान लिया एक फेस ये है, एक फेस ये क्रिस्टल में, और एक फेस ये मान लिया, अब ये वाला फेस और ये वाला फेस भाई बताओ क्या है, मिल तो नहीं रहे आपस में, कि मिल रहे हैं आपस में, लेकिन एक्सटेंड करने पर क्या होगा आपस में, मिलेंगे ना, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों का क्या एक जोन, इन दोनों क्या भाई, इन दोनों का एक जोन है। या फिर भाई यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर तो आप देखोगे कि ये वाला और ये वाला तो एक्चुअली मिल ही रहे हैं, ये वाला और ये तो भाई एक्सटेंड करने पे छोड़ो, ये तो एक्चुअली अब ये तो भाई एक्सटेंड करने से पहले ही मिल रहे हैं, तुम क्या बोलूँगा, इसका क्या है, ये दोनों एक जोन के हैं, क्या ये एक जोन के, ठीक है, ये एक सांस के हैं भाई, पता आपको नहीं पता आपको बोलना है, एक सांस के नहीं पता, ठीक है। वैसे भाई आपको बताऊँ गांव देहात में नहीं है, अगर किसी घर में मान लो भाई, मानो कि भाई अरे अगर मान लो किसी घर में कोई परिवार, उसमें मान लो भाई कोई बड़ा परिवार, उसमें 10 जने हैं, उसमें 10 क्या बोलते हैं भाई लड़के हैं, अरे क्या कहता हूँ सारे मिला के, ठीक है, और वो सारे के सारे क्या है भाई कुंगर मतलब भाई वेल बिल्ट, और भाई नहीं सुना भाई 6 फुटे सारे, तो उन्हें क्या बोलते हैं भाई कि यहाँ पर तो भाई इनके साथ पंगा ना लियो, यहाँ पर 10 जने हैं, एक सांस 10 बड़ा इनके एक सांस के हैं, क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं एक सांस के, समझे बात क्या, ओके ठीक है भाई। अच्छा फिर क्या होता है क्रिस्टल हैबिट, फिर क्या होता है क्रिस्टल, बात है नहीं भाई, क्रिस्टल हैबिट क्या, क्रिस्टल हैबिट क्या होती है, जो आउटर मॉर्फोलॉजी होती है ना किसी क्रिस्टल की आउटर जो मॉर्फोलॉजी, जो उसकी आउटर क्या बोलते हैं ज्योमेट्री, उसे क्या बोलते हैं उसकी क्रिस्टल हैबिट, कोई क्रिस्टल कैसा बाहर से कैसा नजर आता है उसे क्या बोलते हैं क्रिस्टल हैबिट। फॉर एग्जांपल नमक का क्रिस्टल भाई, बोलो भाई ऐसा भी नजर आ सकता है, नमक का एक बड़ा सिंगल क्रिस्टल ऐसा भी नजर आ सकता है और ऐसा भी नजर आ सकता है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी हैबिट से क्या है अलग है, इसकी क्रिस्टल हैबिट क्या अलग है, इसकी क्रिस्टल हैबिट क्या वही अलग है। हालांकि आप आगे पढ़ोगे इन दोनों का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, एक ही है, आप कहोगे भाई चलो आपको बता रहा हूँ इसका बिल्डिंग, हालांकि आपने अभी समझना नहीं है, यूनिट सेल नाम की चिड़िया आप भूल जाओ कि क्या होती है, लेकिन फिर आप थोड़ा मान लो भाई कि यूनिट सेल से भाई ये कैसे बनेगा, क्योंकि इसकी भी यूनिट सेल क्या होती है क्यूबिकल, और इसकी भी यूनिट सेल क्या होती है क्यूबिकल। आप कहोगे क्यूब से ये कैसे बनेगा और क्यूब से ये कैसे बनेगा भाई, क्योंकि मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप आगे पढ़ोगे, मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ, थोड़ा मैं कमेंट कर रहा हूँ इसकी क्या बोलते किसके ऊपर, क्रिस्टल हैबिट के ऊपर, क्योंकि ऑक्टाहेड्रा किससे बनता है क्यूबिक ब्लॉक से, और ये अरे एक बहुत छोटे क्यूबिक ब्लॉक से क्या बनता है हमारे पास है ऑक्टाहेड्रा, और एक बहुत छोटे क्यूबिक ब्लॉक से मेरे पास क्या बनता है, दोनों किसे बने हैं, क्यूब से बने हुए हैं, एक क्यूब को बार बार रिपीट करके। आप याद रखियो किसी क्रिस्टल के बिल्डिंग ब्लॉक की, ये बता के आप आगे पढ़ोगे, किसी क्रिस्टल के बिल्डिंग ब्लॉक की जो शेप होती है ना, जरूरी नहीं क्रिस्टल बड़ा भी वैसा नजर आए, हम तो वही सोचते हैं किसी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या, अगर बिल्डिंग ब्लॉक आपको आगे मालूम पड़ेगा भाई यूनिट सेल को बोलते हैं, यूनिट सेल नाम की चिड़िया होती है, ठीक है। आप मानते हो कि जिसका बिल्डिंग ब्लॉक कैसा वैसा ही क्या आना चाहिए भाई, बाहर से नजर होना तो होता है ना ऐसा भाई, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, बिल्डिंग ब्लॉक क्यूबिकल होता है ना, तब भी दुनिया भरी क्या पॉसिबल होती है आउटवर्ड ज्योमेट्रीज। आपको ऐसे कैसे, ये ऐसे भाई, आप मुझे बताओ अगर मान ले मेरे पास 10 बॉक्स हैं, क्या अगर मेरे पास छोटे छोटे 10 बॉक्स हैं क्यूबिकल, ओके, अरे बोलो भाई मैंने एक बॉक्स यहाँ रखा, एक यहाँ, मैंने 10 बॉक्स ऐसे रखे, 10 ऐसे रखे, बोलो भाई मैंने 10 ऐसे रख, अरे भाई मैंने
10 बॉक्स 10 बाई 10 की मैंने एक रो बना दी, एक वो बना दी, प्ले एक लेयर बना दी, तो 10 बॉक्स यहाँ हो गए भाई। अरे भाई 10 बॉक्स 10 बॉक्स 10 बॉक्स, तो कितने बॉक्स आ गए मेरे पास यहाँ पर? 100 बॉक्स आ गए ना भाई। अब इन 100 बॉक्स के ऊपर 100 बॉक्स और रखो, अब 100 रखो, इनके ऊपर 100 रखो, 100 रखो। अब बताओ क्या है मेरे पास भाई? तो मेरे पास क्या आ गया? तो 10 बॉक्स 10 बॉक्स 10 बॉक्स, तो मेरे पास क्या बताओ भाई? मेरे पास क्या आ गया? 1000 बॉक्स का ब्लॉक नहीं मेरे पास। तो जैसा मेरे पास क्या था, जैसा मेरे पास क्या था भाई छोटा ब्लॉक, वैसे मेरे पास क्या बताओ भाई बड़ा ब्लॉक वैसे ही है ना। तो अब समझे कि एक क्यूबिक ब्लॉक से, एक छोटे क्यूबिक क्रिस्टल से एक बड़ा क्यूबिक क्रिस्टल कैसे बनता है? एक क्यूबिक बिल्डिंग ब्लॉक से, एक क्यूबिक बिल्डिंग ब्लॉक से एक क्यूबिक बड़ा क्रिस्टल कैसे बनता है? कैसे भाई? अरे बोलो। आपने उनको मान लिया, आपने 1 अरब क्यूब ऐसे, 1 अरब क्यूब ऐसे और 1 अरब क्यूब ऊपर रख दिए भाई उनके ऊपर, तो आपके उसका बनेगा भाई क्यूब से क्यूब ही तो बनेगा। नहीं समझे? ध्यान रखियो भाई, ये बहुत बारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वे सोचते हैं कि जैसा बिल्डिंग ब्लॉक होगा वैसे क्या होगा। इसके जरिए मैं आपको आगे भाई जो लॉ ऑफ इंटरफेशियल एंगल होता है ना, उसको भी इम्प्रूव करेंगे। बात आपको पहले पड़ रही है, लेकिन ध्यान रखियो आमतौर पर क्या मानते हैं कि जैसा क्या होगा बिल्डिंग ब्लॉक, वैसा ही क्या आएगा बिल्कुल उसका बड़ा रिपीटेटिव अरेंजमेंट। कोई जरूरी नहीं, क्रिस्टल हैबिट बिल्डिंग ब्लॉक की शेप से अलग हो सकती है। क्रिस्टल हैबिट बिल्डिंग ब्लॉक की शेप से अलग हो सकती है। जैसे आपको भाई मैं आपको बताऊं, ये मान लिया नमक का एक बड़ा क्रिस्टल है और ये भी नमक का एक बड़ा क्रिस्टल है, ये दोनों मैं कहता हूँ भाई एक ये भी किससे बना है? क्यूबिक क्रिस्टल से, सॉरी क्यूबिक बिल्डिंग ब्लॉक से, ये भी क्यूबिक बिल्डिंग ब्लॉक से, तो ये कैसे बनेगा? बोलो भाई 10 छोटे छोटे क्यूब ऐसे रखो, ऐसे रखो, 10 बाय 10 की रो बनाई मैंने, उनके ऊपर क्या रखी मैंने? 10 लेयर बना दी भाई, क्या बन गया ऐसा ब्लॉक। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैंने भाई इमेजिन करो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ना भाई। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे भाई ये रेगुलर नहीं है, आपको वही पल्ले पड़ेगी। अब अगर मैं इनके ऊपर ही एक ऐसे लिए भाई जमाता जाऊं भाई, मैं तो क्या है मेरे पास क्यूबिक आएगा ना अरेंजमेंट। लेकिन अब मैं काम करूं भाई, मैं अगले जो लेयर है ना वो एक ब्लॉक छोड़ के रखूं, इन पे रखूं। मैं किन पे? बात आपको पहले पड़ रही है? मतलब मैंने पहली मैंने लेयर क्या बनाई है 10 बाई 10 की, अगली लेयर आप क्या बनाओ 8 बाई 8 की। बोलो भाई तो एक सीढ़ी ऐसी नहीं बन जाएगी मेरे पास, जैसे मंदिर क्या होती सीढ़ियाँ होती हैं। फिर क्या बनाओ भाई? बोलो भाई फिर 6 बाई 6 की भाई, फिर 4 बाई 4, फिर 2 बाई 2 की। नहीं तो पहले पड़ गया। तो हमारे पास ऐसा एक पिरामिड से नहीं बन जाएगा क्या? इसमें कितनी सरफेस होंगी? 2 ये और 2 ये। नहीं आया क्या हमारे पास भाई? क्यों ये ऐसे नहीं आया क्या हमारे पास? बात आपको पहले पड़ी कि कैसे आपको यहाँ पर तो आपको भैया ये फिर ऐसे रफ सरफेस आपको नजर आएगी। अरे भाई यहाँ पर मैंने बहुत बड़े ब्लॉक लिए हैं 10 बाई 10, अगर अरबों ब्लॉक बहुत छोटे ब्लॉक हों तो आपको ये फिर प्लेन नजर आएगी सरफेस। ये नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो हो गया ना हमारे पास ऑक्टाहेड्रा का ऊपरला पोर्शन ये स्क्वायर पिरामिड। बात आपको पहले पड़ी? यानी ऑक्टाहेड्रा भी किसे बनता है? क्यूबिक बिल्डिंग ब्लॉक से। और टेट्रा सॉरी क्यूबिक किसे बनता है? क्यूबिक बिल्डिंग ब्लॉक से। तो याद रखिए भाई बिल्डिंग ब्लॉक जैसा होता है उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल हैबिट्स तैयार हो सकती है। आगे ना आपको ये। और फिर क्या होता है भाई? इंटरफेशियल एंगल। अरे भाई 2 फेसेस के बीच में एंगल को क्या बोलते हैं? इंटरफेशियल एंगल बोलते हैं। 2 कॉरस्पॉन्डिंग फेसेस भाई, इसका और इसका होता है एंगल कितना हमारे पास? 90। इसका और इसका होता है एंगल क्या मेरे पास? अरे भाई इसका और इसका एंगल कितना होता है? अंदर 90 होता है ना, ये बाहर वाला नहीं, मिनिमम एंगल अंदर 90 होता है ना इसका एंगल। तुम क्या बोलोगे इसको? इंटरफेशियल एंगल। तो भाई ये क्या होती हैं? कुछ टर्म्स हैं जो आपने पढ़नी थी। अब बताओ भाई एक क्रिस्टल विद क्यूबिक शेप, क्यूबॉइड शेप, मतलब एक क्यूबॉइड में कितनी फॉर्म्स होती हैं? 3 फॉर्म्स, 1 फॉर्म, 2 फॉर्म, 4 फॉर्म। बताओ भाई एक क्यूबॉइड में कितनी फॉर्म होती हैं?
मैंने आपको भी पढ़ाया था भाई। बताओ एक क्यूबॉइड में कितनी फॉर्म होंगी। मान लो भाई ये लेंथ अलग और ये लेंथ क्या है, अलग है। बताओ क्या है हमारे पास। अरे बोलो भाई, ये वाला फेस और ये वाला एक होंगे आम। अरे भाई एक क्यूब होता है जो, उसमें तो ए बी सारी साइड बराबर होती हैं। क्यूबॉइड में क्या होता है, ए बराबर नहीं बी बराबर नहीं की सी के। अब उसकी एल बी एच क्या होती हैं, एल बी और एच क्या होती हैं, डिफरेंट। और अब उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होंगी, डिफरेंट। तो क्या हमारे पास वो क्यूबॉइड होगा ना, इजंट इट। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये वाले फेस अपोजिट फेस क्या होंगे, सेम इक्विवेलेंट हुए। तुम क्या बोलेंगे यहाँ पर, 3 क्या होंगी फॉर्म्स। ठीक है ना, आ गया आपको ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।